बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का जो बेसिक टाइटल आपकी बुक में है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। बट इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके चलेंगे। पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और फिर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है तो मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक को दो या तीन हिस्सों में जिसमें आप इजीली इसको समझ सकें उसमें हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जो सबसे पहली चीज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं वो हम रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ये अगर मेरे पास एक सरफेस ऑफ द अर्थ है और ऑब्जेक्ट को मैं सरफेस ऑफ द अर्थ से सर्टेन पॉइंट पर लेकर गया, ऊपर लेकर गया, यानी ऑब्जेक्ट की मैंने पोजीशन चेंज किया, तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम नाम देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। और क्योंकि ग्रेविटी के अंडर है तो उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसे हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन देखें तो हम पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल टू होती है एम जी एच के। एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच ऑब्जेक्ट की क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। नाउ हम जब भी हाइट मेजर करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब इस ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर की, अगर इसकी हाइट h है तो मैंने इसकी एक रेफरेंस पॉइंट जमीन की सरफेस को माना और वहां से मैंने इसकी जो है वो हाइट मेजर की है एंड उसके लिहाज से मैंने पोटेंशियल एनर्जी मेजर की। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। और हम ये जानते हैं कि रेफरेंस पॉइंट आर्बिट्रेरी होता है, वो मैं चाहूं तो सरफेस ऑफ द अर्थ को ले लूं, वो चाहूं तो फॉर एग्जांपल टेबल मेरे पास मौजूद है, टेबल की सरफेस को ले लूं। तो कोई भी पॉइंट आप रेफरेंस मान सकते हैं, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी अब क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच। और ये हाइट मेजर होगी किसी रेफरेंस पॉइंट से। वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रेफ पॉइंट को रेफरेंस मान लें, उस रेफरेंस पॉइंट से लेके जो किसी पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा एलिब्रेट करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास एक टेबल है। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है। अब मैं इसकी हाइट जो है वो जमीन की सरफेस से भी ले सकता हूं और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट जमीन की सरफेस को माना। मैं रेफरेंस पॉइंट इस टेबल को भी मान सकता हूं और इस टेबल को रेफरेंस मान के मैं वो जो इतना फासला है टेबल की सरफेस से ऑब्जेक्ट का वो हाइट भी पुट कर सकता हूं। तो दोनों ही पोटेंशियल एनर्जीज होंगी। हाँ, दोनों में रेफरेंस पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास बेसिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आए तो ये जो फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ये है वैलिड सिर्फ जमीन की सरफेस के करीब। हम हर जगह ये फार्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, इसकी एक रीजन है, वो हम अभी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच ये सिर्फ तब वैलिड है जहां हम कहते हैं कि ग्रेविटी इज कांस्टेंट। जहां ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये फार्मूला सिर्फ वहां वैलिड है। अब आप जानते हैं कि जो ग्रेविटी है दैट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर, ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो आर बढ़ेगा तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। अच्छा, जमीन के करीब तो जी कांस्टेंट है, आप ये फार्मूला लगा के पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट जमीन से किसी हाई अल्टीट्यूड पर मौजूद है, जमीन से बहुत दूर, ये जमीन की सरफेस है और ऑब्जेक्ट जमीन से बहुत दूर जाना शुरू कर दिया, वहां आर बढ़ने से जी कम हो जाएगा, जी वेरिएबल हो जाएगा। अगर जी वेरिएबल होगा तो फिर ये वाला फार्मूला आप यूज करके पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद ही बच्चों यही है कि हम बेसिकली क्या निकालने वाले हैं, एक ऐसा फार्मूला जिसमें हम जमीन से दूर किसी हाई अल्टीट्यूड पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकें। हम वो फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं और वो फार्मूला और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगी, उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बेसिकली एक इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हमें पता होना चाहिए, ये फार्मूला सिर्फ जमीन के करीब क्यों वैलिड है और हमें इस टॉपिक को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने की क्या जरूरत है। वो पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ।
अब सबसे पहली चीज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो जमीन की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। मैंने कहा जैसे जैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर हाइट बढ़ाएंगे तो पोजीशन बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को उठा के इतनी हाइट पर ले जाऊं जिसे मैं इंफिनिटी कहता हूं, जिसे मैं क्या कहता हूं, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी वो पॉइंट है जहां पर जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। आप जानते हैं ग्रेविटी इनवर्स के लॉ को फॉलो करती है, तो आप जमीन से दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी। इंफिनिटी वो पॉइंट है जहां ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो चुकी है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो चुकी है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या हो चुका होगा, जीरो। तो जो मैंने यहाँ पर वर्क परफॉर्म किया, ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से उठा के इंफिनिटी तक ले जाने के लिए, वो वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर जिस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमारे पास पॉइंट आया, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इंफिनिटी। सरफेस ऑफ द अर्थ से कहां लेके गए, इंफिनिटी। और सरफेस ऑफ द इंफिनिटी वो पॉइंट है वेयर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। जो जितना वर्क परफॉर्म हमने किया, ये ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और उसको हम नाम देंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहां तक हमने जो पॉइंट देखा वो पोटेंशियल एनर्जी को समझा, एंड देन हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हमें जमीन से दूर हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जहां जी वेरिएबल होगा, वहां वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले से निकालेंगे। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को हमने ड्राइव करना है, लेकिन सबसे पहली चीज जैसे मैंने कहा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनवर्स के लॉ को फॉलो करती है। एफ जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि अगर आर बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट जमीन से जैसे जैसे दूर जाएगा, आर बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी। यानी यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल है। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल है तो फिर मैं एफ डॉट डी के फार्मूले से, हमने वर्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। आपको याद हो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एफ डॉट डी वाला फार्मूला तब वैलिड है जब फोर्स कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, वेरिएबल है। भाई मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट को जमीन की सरफेस से उठा के इंफिनिटी तक ले जाने का वर्क। मैं एफ डॉट डी वाला फार्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल है। तो आपको याद हो तो हमने इसी का बेसिक आइडिया एक पढ़ा था कि अगर वेरिएबल फोर्स होगी तो हम क्या करेंगे, हम उस पूरे पाथ को छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड करके छोटे छोटे पाथ्स का वर्क निकालेंगे। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के टॉपिक में। तो अब हम यही काम करने जा रहे हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट का वर्क कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू इंफिनिटी, तो क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल फोर्स है तो हम पूरे पाथ को एन नंबर ऑफ पाथ में डिवाइड करेंगे। जैसे ये जमीन का सेंटर है, अब जरा इस पर ज्यादा डिटेल से गौर से आपने देखना है, ये जमीन का सेंटर है। ये जमीन का सेंटर है तो ये जमीन की सरफेस है। जमीन की सरफेस के ऊपर पॉइंट को मैंने जीरो पॉइंट लिया। अब उस ओ और इस जीरो का जो फासला है वो रेडियस ऑफ द अर्थ आर ही आ गया। फिर मैंने इस जीरो के बाद एक और पॉइंट लिया, उसका जमीन के सेंटर से जो फासला है, वन पॉइंट का जो फासला है वो आर वन है। जो उसके ऊपर हमने एक और पॉइंट लिया क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो दूसरा पाथ है उसका जमीन के सेंटर से फासला आर टू है। फिर तीसरा पॉइंट लिया उसका फासला आर थ्री, चौथा पॉइंट लिया उसका फासला आर फोर। फिर हमने एन पॉइंट तक जाना है। अब अगर एन टेंथ पॉइंट है तो उससे पहले वाला उससे एक कम होगा, होगा एन माइनस वन। उसे क्या होगा, एन माइनस वन। अगर ये टेंथ है तो वो नाइन होगा, यानी टेन माइनस वन होगा। तो अब n माइनस वन पॉइंट का जो जमीन के सेंटर से फासला वो आर एन माइनस वन है, और आखिरी पॉइंट का जो फासला है वो कितना है, आर एन है। तो पहला पॉइंट हमने पूरे पाथ को n नंबर ऑफ स्मॉल पाथ में डिवाइड कर देना है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हर एक का वर्क निकालेंगे। जैसे ये है, जीरो से वन तक का वर्क डब्ल्यू वन है, वन से टू तक का वर्क डब्ल्यू टू है, टू से थ्री तक का वर्क डब्ल्यू थ्री, एंड अप टू सो ऑन, और n माइनस वन से n तक का वर्क डब्ल्यू एन माइनस वन है। हम इस वर्क को निकालेंगे, हर एक वर्क को निकालेंगे कौन से फार्मूले से, वर्क का फार्मूला जो मैंने अभी शुरू में बताया, हम फार्मूला यूज करेंगे फोर्स इन डॉट डी। हम इस फार्मूले से हर एक पॉइंट का वर्क निकालेंगे।
इन W1 W2 W3 इन सबको निकालेंगे, एट द एंड उन सबको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो ये टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। और जितना वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा और उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वही चीजें जो मैंने यहाँ पर बताई हैं कि हम टोटल जो वर्क निकालेंगे वो हर एक का वर्क है, 0 से लेके 1 तक का वर्क W1, ऑब्जेक्ट को 0 से उठा के 1 तक ले जाने का वर्क W1, 2 का वर्क W2, 3 प्लस अप टू सो ऑन, इन सबको हमने ऐड करना है। और फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब हम आते हैं 0 से लेके 1 तक ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए, 0 से लेके 1 तक ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए जो हमने वर्क किया वो वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले देखें जी, वर्क का फार्मूला हम यूज करेंगे W1, कौन सा फोर्स होगी, F डॉट डी, बट यहां हम लिखेंगे F एवरेज इंटू डेल आर, F एवरेज इंटू डेल आर, एवरेज फोर्स यहां पर यूज करेंगे। और एवरेज फोर्स क्या होगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी, जिसको अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इसका डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो आपके पास यहां पर आ जाएगा एफ एवरेज डेल आर कॉस थीटा। अब डेल आर क्या है, ये देखें, 0 और 1 पॉइंट का जो आपस में फासला है उसको हम क्या नाम देंगे, डेल आर का नाम देंगे। तो W1 किसकी इक्वल आ गया, एफ एवरेज इंटू डेल आर कॉस थीटा। अब आप देखें थीटा क्या होना चाहिए, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ अमल करेगी, हमेशा डाउनवर्ड होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इनका आपस में एंगल कितना बना, 180। तो आप यहां देख सकते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, बिकॉज हमने जो वर्क करना है इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए वो किसके अगेंस्ट करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो जितना वर्क डन होगा वो ग्रेविटी के अंडर होगा और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो थीटा बना 180, कॉस 180 क्या होगा, -1 के इक्वल। तो यहाँ cos 180 -1, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, W1 इज इक्वल टू माइनस एफ एवरेज इंटू डेल आर। ये वर्क आ गया हमारे पास पहले पॉइंट का। बट हमें यहाँ पर क्या चीजें चाहिए, एफ एवरेज सबसे पहले चाहिए, कितनी एवरेज फोर्स लगी ऑब्जेक्ट को 0 से 1 तक ले जाने के लिए। अब यहां पर हम पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारे पास है द एवरेज फोर्स फ्रॉम 0 टू 1 पॉइंट, उसको हम एफ एवरेज कहते हैं और वो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के मुताबिक है। F इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ, तो यहाँ जिस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जा रहे हैं उसका मास स्मॉल m, और जो एवरेज डिस्टेंस है आर एवरेज की फॉर्म में आ जाएगा। अब आर एवरेज क्या है इसको हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ तक की बातें होप सो क्लियर हो चुकी होंगी, थीटा हमने देख लिया, एफ एवरेज को देख लिया, ये है तो जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, लेकिन इस एवरेज डिस्टेंस की वजह से इसको हम एवरेज फोर्स कह रहे हैं। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और आर एवरेज ये क्या है इसको अभी हम देखते हैं। इसको इक्वेशन 4 का नाम देते हैं, इसको बाद में हम पुट करेंगे, पहले हम इस आर एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। और आर एवरेज क्या है, ये दो आपके पास पॉइंट थे, एक 0 पॉइंट एक 1 पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का जमीन के डिस्टेंस से जो एवरेज फासला है उसे हम आर एवरेज का नाम देंगे। यानी इन दोनों के मिड पे अगर मैं ये एक लाइन लूं, इन दोनों के मिड पे अगर मैं एक लाइन लूं, उस मिड का जो जमीन के सेंटर से फासला है दैट विल बी आर एवरेज। इस दो 0 और 1 के मिड पॉइंट का जमीन के सेंटर से जो फासला है दैट विल बी आर एवरेज। तो हम इस आर एवरेज को कैलकुलेट करते हैं, और आर एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने कहा बार बार ये कह रहे हैं ये एवरेज डिस्टेंस है, तो अब आप देखें 0 पॉइंट का डिस्टेंस जमीन के सेंटर से आर ई है, पहले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर 1 है, तो यहाँ एवरेज ली जाती है कि दोनों वैल्यूज को सम करें और 2 से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा आर ई प्लस R1 ओवर 2। अब ये हो गया एवरेज। नेक्स्ट, इन दोनों पॉइंट्स का आपस में फासला क्या होगा, 1 0 और 1 पॉइंट्स का आपस में फासला है डेल आर के इक्वल। इस डेल आर को अगर हमने निकालना है, अब इन दोनों पॉइंट्स का जो आपस में फासला है, ये 0 है ये 1 है, पहले पॉइंट का फासला आर ई है, दूसरे यानी 0 का फासला आर ई है, पहले पॉइंट का फासला आर 1 है, तो इन दोनों का आपस में फासला डेल आर है, और वो डेल आर किसके इक्वल होगा, जो ग्रेटर वाला पॉइंट है वो R1 है, R1 का डिस्टेंस माइनस रेडियस RE का डिस्टेंस,
तो आर वन माइनस आर ई, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल आर के इक्वल आ गया। अब ये आर ई इधर जाएगा, ये बन जाएगा आर ई प्लस डेल आर इज इक्वल टू आर वन। ये हमारे पास एक सिचुएशन आ गई। ये बेसिकली दोनों का डिस्टेंस निकाला और इसको सिंप्लीफाई करके आर वन निकाला। अब आर वन की ये जो वैल्यू निकली है, इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये थी आर एवरेज इज इक्वल टू आर ई, आर वन की जगह आ गया आर ई प्लस डेल आर ओवर टू। तो ये बन गया आर ई प्लस आर ई टू आर ई प्लस डेल आर ओवर टू। ये आर एवरेज की वैल्यू आ चुकी है। दोनों तरफ टू से, इसको अलग टू से डिवाइड किया, इसको अलग टू से डिवाइड किया, इसका टू कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा आर एवरेज इज इक्वल टू आर ई, और ये बन जाएगा डेल आर ओवर टू। हमें जो चाहिए था, हमें इस इक्वेशन में एवरेज का स्क्वायर चाहिए था। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो आर एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल आर ओवर टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, आप जानते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आर एवरेज स्क्वायर आ गया ए का स्क्वायर यानी आर ई का स्क्वायर, ये आर ई है बेसिकली, आर ई का स्क्वायर प्लस डेल आर ओवर टू होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डेल आर स्क्वायर बाय फोर, आर ई स्क्वायर प्लस डेल आर स्क्वायर बाय फोर प्लस टू ए बी यानी टू आर ई इंटू डेल आर बाय टू आ जाएगा। अब ये बेसिकली हमने फॉर्मूले को ओपन कर दिया। अब एक चीज देखें कि हमने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा था कि जब हम वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते हैं तो हम डिवाइड तो करते हैं पॉइंट्स को, बट हमारी कोशिश ये होती है कि उन पॉइंट्स का आपस में जो फासला है वो अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए, इतना स्मॉल हो कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो यानी नेग्लिजिबल हो। अब आप देखें कि ये फासला ऑलरेडी बहुत स्मॉल है वन और टू के दरमियान में। अच्छा, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा ये मजीद स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि देखें अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास वैल्यू है वन बाई टू, हाफ है, और वो आपके पास पॉइंट फाइव की फॉर्म में आती है, पॉइंट फाइव का स्क्वायर लें तो वो पॉइंट टू फाइव बन जाती है, यानी स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर लें वो मजीद स्मॉल हो जाती है, और यहाँ तो फोर से डिवीजन भी है। तो डेल आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू का हमने स्क्वायर लिया, फोर से फिर डिवाइड किया, तो वो इतनी स्मॉल हो जाएगी कि उसका हमारे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस फैक्टर को हम कर देंगे निगलेक्ट, दिस फैक्टर इज निगलेक्टेड। तो अब पीछे क्या बचा हमारे पास, ये बच गया आर एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला बन गया आर ई स्क्वायर, यहाँ जो टू है इस टू से ये टू कैंसिल होके आर ई इंटू डेल आर बन गया। तो ये उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ चुका होगा कि डेल आर स्क्वायर बाय फोर को हमने निगलेक्ट क्यों किया, वो बहुत स्मॉल है, उसका हमारी कैलकुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आर ई स्क्वायर एज इट इज, आर ई एज इट इज, डेल आर की ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने यहाँ पर निकाली थी। तो डेल आर इक्वल टू आ जाएगा आर वन माइनस आर ई। अब आप इस आर ई को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आर एवरेज स्क्वायर इक्वल टू आर ई स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आर ई आर वन आ जाएगा, ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा तो आर ई से मल्टीप्लाई होकर माइनस आर ई स्क्वायर आ जाएगा। नाउ ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो आर एवरेज की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई आर ई इंटू आर वन। ये आर एवरेज स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर ई इंटू आर वन। यहाँ तक आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। बहुत डिटेल्ड हो गया है, आप कोशिश करें इसको एक बार खुद से नोट करें और समझें। इंशाल्लाह इसी लेक्चर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।